नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का ये जो अध्याय 12 है, ये अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र से संबंधित है और विशेषतः इसी विषय पर हम आज वृहद चर्चा करेंगे। आप यूपी पीसीएस की मेंस परीक्षा 2018 वाले में आप एक प्रश्न इससे संभावित तौर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपने उत्तर को, अगर आपने ये लेक्चर देख लिया पूरा, तो ये अध्याय 12 मुश्किल से 30-40 मिनट का ये वीडियो जो है, ये आपका एक प्रश्न सुनिश्चित करेगा मेंस एग्जामिनेशन में। तो ध्यान से देखिए, बहुत सारे उदाहरणों के साथ इस पूरे विषय को वृहद से चर्चा की गई है और समझाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कुछ आपके प्रश्न बनते होंगे, उनको मैं दिखा दूंगा। उसको मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही सामान्य बात है, वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अलावा अगर और भी परीक्षाओं की तैयारी आपको घर बैठे करना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके इन सभी कोर्सेज़ के पेनड्राइव कोर्सेज़ या तो और भी जो भी ऑनलाइन बैचेस चलते हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉल करने के लिए आप ये नंबर अपनाएं, ये नंबर, और टेलीग्राम करने के लिए ये नंबर, ये दोनों ही नंबर ज्ञान सर का है। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस पूरे बैच को ज्वाइन करने के लिए या फिर पेनड्राइव कोर्स खरीदने के लिए, वो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र, इसको शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बना सकते हैं, और हो सकता है कि आप उस टाइम अपने मन से भी कुछ ना कुछ बातें लिख लें, लेकिन उसके बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लेना ज़रूरी भी है और प्लस आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। तो पहला जो है कि अगर आप अपने शासन में, जैसे कि हम कल सरकार और शासन के बीच में भेद या फिर इनकी चर्चा कर रहे थे, तो शासन में मजबूत नैतिक मूल्य एवं सदाचरण के बारे में कैसे लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको शासन अपना मजबूत करना है नैतिक मूल्यों के आधार पर, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए OECD के देश हैं, OECD आपने सुना होगा, इनके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में आप पढ़ते हैं। तो OECD के 12 सुझाव हैं इस पर, और उन्होंने इसके संदर्भ में एक प्रपत्र जारी किया था, और इसी को तैयार करते समय आप इन 12 ही पॉइंट्स को एक बार पढ़ सकते हैं। केवल मैं वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। बहुत ही सामान्य से पॉइंट्स हैं कि लोक सेवा के लिए नैतिक मानक स्पष्ट होना। अब जाहिर सी बात है कि अगर लोक सेवा के अंदर में नैतिक मानक ही स्पष्ट नहीं होंगे तो जो इसके अंदर कार्यरत होगा उसको पता कैसे चलेगा कि किसके आधार पर हमें अपने जो भी हमें डिसीज़न लेना है वो कैसे लेना है, या तो हम किस निष्कर्ष तक किस हिसाब से पहुँच रहे हैं, हमने क्या रास्ता इख्तियार किया है, ये सारी बातें कैसे पता चलेंगी। तो इसके लिए लोक सेवा के लिए नैतिक मानक का होना और इनका स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कानूनी मानक में नैतिक मानकों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ सामान्यतः कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। मैं एक बार हो सके तो पढ़ता हूँ, नहीं तो क्या ही मतलब है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये आपका उत्तर लेखन में ना थोड़ा सा अच्छे पॉइंट्स दे देंगे, और आप इनका जिक्र भी कर सकते हैं कि हाँ OECD देशों ने 12 सुझाव दिए थे, तो उसके चलते भी थोड़ा आपका आंसर जो है, आपका उत्तर जो है, वो थोड़ा सा लोगों से अलग लगेगा। इसके अलावा अन्य मापदंड के माध्यम देखें अगर, तो सबसे पहला इसमें है जोखिम की समीक्षा। अब देखिए क्या होता है कि आप उस क्षेत्र की पहचान अगर कर लेते हैं जहाँ पर जोखिम सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ के कर्मचारियों के लिए आप आचरण विशेषज्ञ कोड भी विकसित कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि जो भी लड़ाई या जोखिम उस क्षेत्र से आने वाला होगा, तो वहाँ से वो आपने जब ये कोड जारी कर दिया है तो इसके चलते वो जोखिम जो है वो थोड़ा कम हो सकता है, या तो ना भी हो, ये भी संभावनाएं हैं। जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें कि अभी जैसे स्वच्छता भारत अभियान चल रहा है, ठीक है, स्वच्छता भारत अभियान चल रहा है। आप ऐसा समझिए कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप ज़िला के अंदर जिला मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे या तो किसी भी पोस्ट पे हैं जिसके अंदर आपके 1-2 गांव आपको बोल दिया गया कि यहाँ आप संभालना है और स्वच्छता अभियान के कार्य प्रणाली को अच्छे तरीके से देखना है और इसको इम्प्लीमेंट भी कराना है। तो अब आपके ऊपर ये सारी बातें निर्भर करती हैं। अब आपने ऐसा देखा कि जब भी गाँव के कुछ 3-4 घर ऐसे हैं, 3-4 घर गाँव में जब भी स्वच्छता अभियान का कैंप जो है वहाँ तक पहुँचता है, तो वहाँ पर दंगे फसाद जल्दी से चालू हो जाते हैं। हो सकता है वो हिंदू कल्चर के या हिंदू सोसाइटी के एकदम जो ऊपर वाले कास्ट के होते हैं वो लोग होंगे, ऐसा कोई भी हो सकता है, मतलब एक उदाहरण के तौर पर ही लिया जा रहा है। या फिर कोई भी इनमें से जो कि स्वच्छता भारत अभियान में शामिल नहीं होना चाहता है, वो इस कैंपेन को, जो भी आप कैंप चला रहे हैं, उसको तोड़-फोड़ करता है। क्योंकि जो भी एक संघर्ष, मतलब ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप दोनों की विचारधाराएँ मिल नहीं रही हैं। उनका कहना है, जैसे कि आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा वाली कहानी देखी होगी कि उसमें एक लाइन आती है कि जिस घर में हम तुलसी की पूजा करते हैं उसी घर में शौच कैसे बना लें। तो ऐसी बहुत सारी भावनाएं असल ज़िंदगी में हमारे देखने को मिलती हैं। तो ऐसी अवधारणाएं या फिर ऐसे जगहों पे जहाँ पे आपको पहले से ही पता हो कि कुछ
परेशानी आने वाली है, कुछ जोखिम आने वाला है, तो उसके लिए आप पहले से ही विशेषज्ञ कोड को विकसित कर सकते हैं ताकि आगे चल के ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो। दूसरा, शासन के मूल्यों और नैतिक को मजबूत करने के लिए और कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं आप? स्पष्ट नीतियों की प्रक्रिया और नियंत्रण, कार्य एवं निरीक्षण में विच्छेद, प्रभावशाली सूचना निरीक्षण एवं संपरीक्षण और असल्य सूचना के लिए स्पष्ट एवं प्रभावी तंत्र या तंग, गलत कार्य के संज्ञान में आने पर प्रभावी पारदर्शी कार्रवाई। ये सारी चीज़ें वैसी ही हैं, हूबहू आप इनको लिख सकते हैं अपने उत्तर में, कुछ खास पॉइंट्स हैं नहीं इसमें। तो सामाजिक समुदाय का समावेश भी आप देख सकते हैं। देखिए, सामाजिक समुदाय का अगर समावेश करके चलेंगे आप, तो आपको असल में जो भी परेशानियां होंगी, जो जोखिम वहाँ के लोग उठा रहे हैं, उससे आप परिचित होंगे और उसके आधार पर आप कुछ और भी मतलब सॉल्यूशंस दे सकते हैं, या तो उसके आधार पर आप कुछ नई नीतियाँ बना सकते हैं। तो सामाजिक समुदाय का समावेश होना ही अपने आप में आपके जो कैंपेनिंग करते हैं आप, या तो आप जो भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वहाँ पे उस गांव में गए हुए हैं, वो अपने आप स्वतः एक लेवल ऊपर बढ़ ही जाता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए कि परिवर्तन एक नई दिल्ली में एक प्रकार का ये एक NGO है, तो जब भी कोई भी बड़ा परिवर्तन या फिर ये SC ST के लिए मान लीजिए अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो इसमें परिवर्तन से अगर आप सुझाव लेते हैं, क्योंकि परिवर्तन जो है वो इनके बिल्कुल निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो इनको क्या परेशानियां हैं, इनका जो सॉल्यूशन है वो कैसे मिल सकता है, ये सारी बातें ये परिवर्तन संस्था जो है ये अच्छे से बता सकती है। तो इसी के चलते आप ऐसे समुदायों से जुड़ें और इनके द्वारा ही अगर कोई भी पॉलिसी है, कोई भी नीति है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात होगी तो ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा। सत्यनिष्ठा का अनुबंध, कि आप ये जान रहे हैं कि कभी भी अगर आप पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं और साथ ही साथ सार्वजनिक अनुबंध में विश्वास पैदा करा लेते हैं, तो जायज़ सी बात है कि आप एक नैतिक समुदाय का उदाहरण दे सकते हैं, या तो आप एक नैतिक समुदाय की रचना कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में भी आप बात कर सकते हैं। बात करते हैं सीधे अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, जो कि आज का मुख्यतः भाग था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता अगर इसको वर्णित किया जाए तो आप ऐसे समझा सकते हैं या समझ सकते हैं कि हम एक राष्ट्र हैं, जैसे कि ये भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष एक राष्ट्र है, लेकिन इस पूरे संसार में केवल एक भारतवर्ष ही नहीं है, भारतवर्ष जैसे बहुत सारे कई अनेक देश हैं। तो इन सभी देशों के बीच में अगर हम कुछ बातचीत करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, या तो अपने लिए कुछ और भी कार्य कराना चाहते हैं किसी देश से, या कोई दूसरा देश हमसे अपने लिए कुछ और कार्य कराना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय बातचीत के माध्यम से या आदान प्रदान के माध्यम से, और उसमें हम एक बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो भी सहयोग हो, ये सहयोग हमेशा नैतिकता से जुड़ा हुआ हो। साथ ही साथ जो भी हमारा आचरण हो, या तो जिस हिसाब से हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, संबंध को मजबूत कर रहे हैं, वो इस हिसाब से हो कि जो शत्रुता है वो कभी पनपे ना हमारे बीच में, और एक असहयोगी व्यवहार, ये सारी चीज़ें ना धूमिल हो जाए। तो इस जगह पे अगर हम अपने नैतिकता को केंद्रित कर रहे हैं, तो इसी संबंध को स्थापित करने के लिए जो भी कार्य हमने किया उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के अंदर पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत का एक प्रमुख क्षेत्र है, जो वैश्वीकरण के युग में देशों के बीच नैतिक दायित्व की सीमा एवं गुंजाइश की चिंता करता है। आप अगर सहज तरीके से एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं करते हैं और मान लीजिए लड़ाई मारकाट ये सारे दंगे फसाद करने की सोचते हैं, तो जायज़ सी बात है अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता कभी भी पनप नहीं पाएगा। और इसके चलते होगा क्या कि जिस तरीके से हमने 2 विश्व युद्ध पहले ही देख लिया है, हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध की भी संभावनाएं आगे मिल जाएं। इसको ख़त्म करने के लिए, हमारे अंदर की शत्रुतापूर्ण भावना को ख़त्म करने के लिए, असहयोगी विचारधारा को ख़त्म करने के लिए हमने पूरे विश्व में एक साथ बैठ के एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के बारे में विचार विमर्श किया, और हम इसी नतीजे पे पहुँचे कि हमें अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारे संबंधों में ये अच्छी तरीके से दिखे और एक दूसरे के सहयोग से हम पूरी दुनिया एक साथ आगे बढ़ सके। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का संबंध है, और इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है ये
किसी भी समुदाय को आकार देने और उसके निर्माण करने में भी एक अभिन्न सक्रिय रूप दिखाता है। और यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो कि सक्षम है सभी पूरे संसार को एकजुटता के बंधन में बांधने के लिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का दर्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारी विचारधाराएं हैं। उन सभी विचारधाराओं के बारे में एक बार जल्दी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है यथार्थवाद। यथार्थवाद मतलब आप समझिए कि ये सब हम दर्शन पढ़ रहे हैं। बहुत सारे दर्शन हैं अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के अंदर। एक तो यथार्थवाद है, एक आदर्शवाद है, एक निर्माणवाद है और एक और होगा उदारतावाद। तो इन 4 चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यथार्थवाद की। तो कुछ उदाहरण के तौर पे अगर आप समझें तो यथार्थवाद कैसे समझ सकते हैं कि एक संप्रभुत्व राज्य होगा और जिसके अंदर की जो भी कार्य होंगी वो आज्ञाकारिता के बदले सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कि अगर आप मान लीजिए कोई भी वहाँ पे सरकार है, अगर कोई भी सरकार वहाँ पे है, वो चाहती है कि आप उनके प्रति आज्ञाकारी रहें, तो इसके लिए वो क्या करती है, आपको सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब कि अगर सरकार आपको सुरक्षा प्रदान कर दे तो आप उसके प्रति आज्ञाकारी बन जाओगे। इसी विचारधारा से संबंधित है यथार्थवाद। अगर हम इसको देश के हिसाब से अगर उदाहरण के स्वरूप में समझें तो हम इसका एग्जांपल चाइना से ले सकते हैं। चीन देश जो है हमारा कुछ ऐसा ही है। उसका मानना है कि एक ही शक्ति होती है जो कि एक किसी व्यक्ति विशेष में निहित होती है और साथ ही साथ उसी के निर्देशन से या फिर उसी के निर्देशन के प्रभाव में आके पूरी की पूरी जनता कार्य करती है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यथार्थवाद यह कहता है कि एकमात्र वस्तु जो वास्तव में शक्ति है वह एक देश की शक्ति है। मतलब कि हम बोलते हैं ना कि एक जैसे कि जब हम विश्व युद्ध की बात कर रहे थे तो विश्व युद्ध में हमने देखा था कि बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर सेट हुआ था। बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या मतलब है कि पूरे विश्व में ऐसी 2 शक्तियां ही हैं जो कि आपस में टकरा सकती हैं और पूरे संसार का जो बागडोर है वो इन्हीं 2 देशों के हाथ में है। एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर, उस टाइम का यूनाइटेड सोवियत संघ रशिया। तो ये 2 जो थे वो बाईपोलर वर्ल्ड की तरफ इशारा करते थे। लेकिन जो यथार्थवाद है वो बोलता है कि भाई ये सब नहीं चलेगा, आपको एक ही देश समझना पड़ेगा और यही एक देश जो है ये पूरे के पूरे विश्व पर राज करेगा। तो कुछ सालों पहले अगर हम यूएसए की बात करें, 1990 के दशक के बाद में जब एलपीजी रिफॉर्म वगैरह हुए थे तो उस टाइम पर देखा गया कि जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो इसके बाद जो भी यूएसए है ये एक तरीके से एक देश में शक्ति, जो हम बात कर रहे हैं कि यथार्थवाद की, कुछ ऐसा देखने को मिला था। लेकिन साल दर साल जैसे ये बातें बीतती चली गई तो और भी देश उभर कर सामने आए। इस टाइम जिस हिसाब से चाइना अपने आप को पूरे विश्व में प्रस्तुत कर रहा है और आगे बढ़ने दे रहा है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये एक देश का राज तो कभी भी अब नहीं आने वाला है। और हम भारतवर्ष हम हमेशा बात करते हैं मल्टीपोलर ऑर्डर की, ठीक है। जैसे वो बाईपोलर ऑर्डर था, हम समझते हैं कि किसी भी 1 या 2 या 3 देश में ये शक्तियाँ निहित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितने भी देश, जितने भी राष्ट्र इस पूरे दुनिया में हैं उन सभी के पास अपने अपने स्तर की शक्तियाँ होनी चाहिए। तो यथार्थवाद तो ये कहता है कि एक देश में ही शक्ति निहित हो और जो भी ये समझाए, मतलब जैसे नैतिकता, कानून एवं राजनीति प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली, ये सभी जो हैं ये सब खत्म हो जाए। और इस क्षेत्र में मानव प्रकृति ऐसी है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है एवं प्रत्येक दूसरे पर प्रभावी होना चाहता है। तो यथार्थवाद एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी अपना एक राष्ट्र है जो कि पूरे विश्व पर कंट्रोल पाना चाहता है, या तो आप बोल सकते हैं कि पूरे विश्व पर राज करना चाहता है। तो वो विचारधारा किससे संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का? वो यथार्थवाद से संबंधित है। और इसमें नैतिकता का जो स्थान है वो बहुत ही निम्न रखा गया है। मतलब इस व्यवस्था में हम नैतिकता को नहीं देख पाएंगे। दूसरा जो आदर्शवाद है ये इसका विपरीत है। विपरीत दर्शन इस हिसाब से ये बात करता है कि इसमें हमेशा और हमेशा सामान्य हितों की ही बात होगी और इसी पर जोर दिया जाएगा। जो भी शक्ति होगी वो किसी एक देश में केंद्रित न होकर शक्ति संतुलन की बात की जाएगी। मतलब कि सभी देशों में उनके हिसाब से, उनकी इकोनॉमी के हिसाब से, मतलब उनके आर्थिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग शक्तियाँ उन सभी देशों में निहित की जाएंगी। आदर्शवादी मूल्यों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का निर्माण
करता है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और समस्याओं में भाग लेने वाले राष्ट्रों के लिए हितकारी है। मतलब देखा जाए तो ये सामान्य हित की बात करता है। सामान्य हित ऐसा नहीं कि वो केवल उसी राष्ट्र से ही संबंधित होगा, बल्कि पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्र में रहने वाले मानवों के हितों की बात करेगा। तो आदर्शवाद और हमने ऊपर पढ़ा यथार्थवाद, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के कटाक्ष हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि सामान्य हितों पर बनाया गया आदर्शवाद यथार्थवाद की एक तरफा शक्ति की तुलना में सत्ता से अधिक मजबूत होता है। मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जब भी एक देश चाहे कि वो अपने स्तर पर शक्ति को केंद्रित कर ले, तो जायज़ सी बात है जितने बाकी के देश होंगे वो उसके विपरीत खड़े होंगे, और यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं युद्ध की होती हैं, और नैतिकता कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है। इसीलिए यह बात कहना बिल्कुल सही होगा कि आदर्शवाद की विचारधारा को अगर हम अपनाते हैं तो ये हमेशा ऐसे स्थितियों को होने नहीं देता है, और साथ ही साथ इनको टालने में भी मदद करता है। तो इसी विचारधारा के साथ हम पूरे समाज को बदल सकते हैं और पूरे समाज में नैतिकता का संचार भी कर सकते हैं। मतलब कि आज के टाइम पे आदर्शवाद जो है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। फिर बात आती है निर्माणवाद की। तो निर्माणवाद जो है एक विदेश नीति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने के लिए कूटनीतिक पहल एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तथा किसी देश के विश्वसनीयता पर केंद्रित होता है। प्रत्येक राष्ट्र में पहचान की भावना पैदा करके उन्हें ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समारोह के माध्यम से विकसित करता है। इसमें बहुत सारे देश आ सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि किसी एक दर्शन के आधार पर ही पूरा राष्ट्र चले। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत भी इनमें से कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ता है। जैसे कि भारत अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उद्देश्यों को, या फिर जो भी कड़ियाँ भारत से जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर जोर देता है और उनके आधार पर बाकी देशों पे अपना प्रभाव छोड़ना चाहता है। जैसे कि भारतवर्ष ने अभी, या फिर भारत सरकार ने कुछ स्कीम अभी बनाए हैं जिसमें अलग अलग सर्किट्स डिज़ाइन हुए हैं, जो कि सांस्कृतिक समारोह या तो फेस्टिवल, या तो हम बोल सकते हैं कि किसी रिलीजन के आधार पे ऐसे सर्किट्स बनाए गए हैं। जैसे कि बुद्धा सर्किट बना है अभी। तो बुद्धा सर्किट में क्या है कि भगवान बुद्ध से या गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान हैं उन सबको आपस में जोड़ना है और उनके अंदर अलग अलग डेवलपमेंट लेके आना है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा कि जितने भी बाहर से टूरिज़्म वाले इंसान हमारे यहाँ पर आते हैं तो उनको एक पैकेज मिलेगा कि भाई यहाँ पर बुद्ध सर्किट है, अगर हम इस पैकेज को लेते हैं तो हम बुद्ध की सारी फिलॉसफी, सारे दर्शन को समझ सकते हैं, और साथ ही साथ हम सारे ही जगहों पर घूम सकते हैं जो कि बुद्धा से संबंधित है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि चाइना की बात करें तो चाइना अपना वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या फिर केवल अब तो BRI हो गया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, वो चाइना अपने बारे में इस तरफ से सोच रहा है कि निर्माणवाद की भावना क्या है कि वो पूरे देश को या पूरे विश्व को इस हिसाब से जोड़ना चाहता है कि जो भी उसकी नीतियां हों वो नीति उसके घरेलू नीतियों से संबंधित हो और उसी के ऊपर बाकी सारे देश निर्भर रहें, और जो घरेलू नीतियां होंगी वही प्रभावित करेंगी बाकी के राष्ट्रों को। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो निर्माणवाद, अब चाइना का आप देख रहे हैं कि चाइना ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से कितने जगहों पर अपना जाल बिछा लिया है, सड़क के माध्यम से या फिर रेलवे के माध्यम से, या तो समुद्री क्या बोलते हैं रास्ते होते हैं, उनसे भी वो काफ़ी जगहों से अपने चाइना को जोड़ रहा है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान हो गया, या ऊपर के ये तजाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ होंगे, या तो नीचे अगर आप आएँ म्यांमार, ठीक है, तो उतना ही नहीं, केवल नीचे श्रीलंका को ले लें आप, या तो इधर ईरान, अफ़गानिस्तान, मतलब इन सब में अपने निर्माणवाद के दर्शन को चाइना या चीन देश जो है वो फैलाना चाहता है। तो ये बात हो गई। अब चौथा जो है वो है उदारतावाद। इसके 4 मूल तत्व होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिगत, मतलब कि किसी भी व्यक्ति की नैतिक प्रधानता होगी। जैसे कि इस टाइम आप सबसे अच्छा उदाहरण समझे कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन USA के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप अपने आप में उदारतावाद वाले सिद्धांत पर ही टिके होते हैं। उनको लगता है कि जो उनकी नैतिक प्रधानता होगी उसको पूरा समाज, उसको पूरी दुनिया मान लेगा। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नीतियां उन्होंने बनाई हैं जो कि लोग नहीं मानने को तैयार हैं। जैसे कि अभी नॉर्थ कोरिया की बात हुई थी। तो नॉर्थ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं ये नहीं मान रहे इनकी बात, क्योंकि
अभी जो भी विचारधाराएं हैं वो इनके आपस में तालमेल से बैठ नहीं पा रही हैं। तो जो भी चीज़ें, मतलब कि अगर यूएसए के ट्रंप जो हैं वो इस हिसाब से समझें कि वो उदारतावाद विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको इस वाले विषय से संबंधित रूप से आप मतलब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर इसमें जो दूसरा मूल तत्व है वो है समानतावाद का, कि सभी मनुष्यों पर भरोसा करना होगा इस हिसाब से कि जो भी उसकी नैतिक प्रधानता है उसको सब फॉलो करेंगे, उसको सब आदर्श मान के उसके पीछे लग जाएंगे। फिर है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता की मतलब सभी मनुष्य जो यहाँ पर थे, कि मानव प्रजाति की ही बात हो जाएगी, कि वो इसी नैतिक एकता की पुष्टि करेगा जो कि किसी एक व्यक्ति के अंदर निहित है। मतलब कि ट्रंप जो चाहें वो पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर ले, और जितनी मानव प्रजाति के इंसान हैं वो सभी उसी के प्रति अपना डिवोशन सेट करें और साथ ही साथ एकता की पुष्टि भी करें। सुधारक। सभी समाज, संस्था एवं राजनीतिक तो सुधारक की हम बात कर रहे थे, सभी सामाजिक संस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था की योग्यता की पुष्टि और सुधार की क्षमता, वही बात हो गई। तो उदाहरण के तौर पे अगर प्रधानता की बात यहाँ पे चल रही है तो आंग्ल अमेरिकन है, तो आंग्ल अमेरिकन बल द्वारा किसी भी नैतिकता को परिभाषित करना चाहते हैं और लोकतंत्र का प्रसार तो करते हैं लेकिन इसके लिए बल का प्रयोग करते हैं। तो इसके चलते आप उदारतावाद को भी समझ सकते हैं। फिर एक और दर्शन आता है जिसको हम लोग विश्व बंधुत्व का नाम देते हैं। विश्व बंधु अगर नैतिक रूप से देखें तो ये एक ऐसा वैध व्यवहार है जिसका पालन करने का जो अपने पालन करने का दावा करता है और सभी मूल एवं पहचान के लोगों का स्वागत करता है बिना किसी भेदभाव के। यह निश्चित रूप से विचार, शब्द एवं कर्म के सार्वभौमिकता के लिए सक्षम है। तो विश्व बंधुत्व का कॉन्सेप्ट हमारे एलपीजी रिफॉर्म के बाद स्टार्ट हुआ कि हमको पूरा विश्व जो है एक गांव, एक कस्बे में बदल देना है, जिसमें कनेक्टिविटी वाली जो बातें हैं कि एक दूसरे से लोग बातचीत कर सकें, एक दूसरे की विचारधाराओं को समझ सकें, और रंग के आधार पे या तो लिंग के आधार पे या तो जाति तो भारत में ही होगा, लेकिन धर्म के आधार पर बेसिकली और रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव कोई भी इंसान किसी भी देश के व्यक्ति से ना करे। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग विश्व बंधुत्व कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामले में नैतिक मुद्दा। तो कुछ मुद्दे हैं जिन पे अंतर्राष्ट्रीय मामले में परेशानियां होती हैं। वो कौन कौन से मुद्दे हैं एक बार देख लेते हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं, ताकि प्रश्न अगर ऐसे आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामले से कुछ नैतिक मुद्दे जुड़े हैं, उन पर प्रकाश डालिए या फिर उन पर चर्चा करिए। तो ये मुझे लगता है कि 125 वर्ड में भी पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है सामान्य वस्तुओं का प्रबंधन। तो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत जो है ना वो 4 वैश्विक वस्तुओं का पहचान करता है। ये ऐसे वैश्विक वस्तु हैं जिनका किसी भी एक विशेष देश या विशेष राष्ट्र उस पर अपना दावा नहीं ठोक सकता। मतलब ये ऐसे वस्तु हैं जो किसी भी एक राष्ट्र एवं राज्य की राजनीतिक पहुंच से बाहर हैं। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, आप अपने मन से बताइए ज़रा जल्दी से। तो आप समझ रहे हैं कुछ समुद्र के ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि ये भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष के कुछ बाद तक तो समुद्री रेखा जो होती है देश की वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो समुद्र का पूरा इंडियन ओशियन या ये हिंद महासागर है, तो इसमें लोग किस हिसाब से इनके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ले सकते हैं या तो कौन इस्तेमाल कर सकता है, ये सारी बातें होती हैं। तो इस पे किसी एक राष्ट्र का दावा नहीं है। और कौन सी बात हो सकती है, आप समझिए कि जो एक अंटार्कटिका का रीजन है वहाँ पर भी सेम यही भावनाएं चलती हैं। तीसरा क्षेत्र जो आप बात कर सकते हैं वो स्पेस का कर सकते हैं, जैसे कि बाह्य अंतरिक्ष जिनको हम बोलते हैं। तो ऐसी कुछ वैश्विक वस्तुएं हैं जहाँ पर कोई एक राष्ट्र अपना राजनीतिक दावा नहीं ठोक सकता कि ये हमारे अंदर आता है। तो इसीलिए इन पर अंतर्राष्ट्रीय मामले में ये जो नैतिक मुद्दे बनते हैं, इन पर नैतिकता का प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा कुछ भी बॉडी बना दिया जाए जो कि इन सब का देखभाल करे। ठीक है, तो मतलब ऐसी कुछ चीज़ें बनानी चाहिए। दूसरा जो है जो परेशानियाँ हमें दिखती हैं वो है मानवीय हस्तक्षेप। अब देखिए क्या होता है कि सद्भावपूर्ण बनाम दुर्भावपूर्ण हस्तक्षेप होता है। जैसे कि अमेरिका और यूरोपीय देश जो हैं वो दूसरों देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं ना, तो इससे जो अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र है वो डगमगा जाता है। कैसे होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर बात की जाए कि अभी कुछ साल पहले जब यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप के पहले जो राष्ट्रपति थे, अगर ओबामा की बात की जाए, तो इन्होंने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे उसको हटा दिए थे कि अगर आप अपने न्यूक्लियर पावर का जो भी आप बढ़ावा दे रहे हो, अगर इसको आप नष्ट करते हो या रोक देते हो तो हम जो भी ईरान पे आर्थिक सैंक्शन लगाते हैं वो हटा दे रहे हैं।
लेकिन ट्रंप अभी आए हैं, उन्होंने फिर से इसको बदल दिया है। दूसरी बात, अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान में कितने सारे यूएसए का भी, अमेरिकन एयरफोर्स या फिर मिलिट्री के लोग हैं, साथ ही साथ रशिया का भी हस्तक्षेप है इसमें, पाकिस्तान अलग से इनको कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ये क्या होता है, अफ़गानिस्तान का पूरा पॉलिसी बिगड़ा हुआ है, आंतरिक मामला है ना अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान को देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे क्या हो रहा है कि जो एक ऑर्डर सेट होना था वो ऑर्डर यहाँ पर बन नहीं पाता है पूरे विश्व भर में। दूसरी बातें कर सकते हैं आप सीरिया जैसे देश की। तो सीरिया जैसे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मानवता के विपरीत कुछ कदम उठा रहे हैं। साथ ही साथ इनको बढ़ावा देने के लिए और भी बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, जो कि इनको बढ़ावा दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से इस जगह को बना दिया जाए ताकि ये हमारे अधीन रहें। तो मानवीय हस्तक्षेप भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र के लिए एक प्रश्न चिन्ह तैयार करते हैं। दूसरा है निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण में मैंने अभी ईरान वाला एग्जाम्पल दिया है, वही उदाहरण आप यहाँ पर समझ सकते हैं उससे। या फिर आप अभी ये भी समझ सकते हैं जो हाल फिलहाल में ये चल रहा है चर्चा यूएसए और नॉर्थ कोरिया का, कि अभी इन दोनों ने जब मीटिंग की, ट्रंप ने और जिम योंग कुम जो भी नाम है इनका, तो इन्होंने जब मीटिंग की है तो आप ये देखिए कि ये एक निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाए, क्योंकि यूएसए चाहता था कि नॉर्थ कोरिया अपने सारे ही न्यूक्लियर वाले जितने भी इनके पास औजार हैं, वेपन हैं, वो सब के सब नष्ट कर दें। और नॉर्थ कोरिया चाह रहा था कि ये जो उन्होंने साउथ कोरिया में अपनी आर्मी इस्टेब्लिश की है, इसको जिस हिसाब से ये धीरे धीरे हटाते जाएंगे उसी स्पीड से हम भी अपना न्यूक्लियर वाला जो काम है वो धीरे धीरे बंद करते जाएंगे। लेकिन अचानक से पूरा काम बंद कर देना, ये नॉर्थ कोरिया को नहीं, मतलब उस पर नहीं तैयार थे। यूएसए का अपना कुछ कहना था। तो निरस्त्रीकरण भी एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ आप इसकी बात भी कर सकते हो, यूएनएससी की भी बात कर सकते हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, कि इसमें भी कुछ ऐसे 5 प्रधान देश हैं जहाँ पर पूरी की पूरी शक्ति केंद्रित है। बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार कह सकते हो कि आप इसमें उदाहरण ले सकते हो हमारे फार्मेसी का। जो दवाइयाँ निर्मित होती हैं, आप ऐसा समझो कि उनमें जो ये बौद्धिक संपदा अधिकार है, वो संपदा का अधिकार या बौद्धिक संपदा का अधिकार जो है वो लगभग 20 सालों के लिए मिलता है। और 20 सालों बाद मान लीजिए जो भी दवाइयाँ, मान लीजिए कोई एक बड़ी कंपनी है, मान लीजिए सिप्ला एक कंपनी है, सिप्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो सिप्ला अगर कंपनी कोई भी दवा बनाता है तो उस पर वो बौद्धिक संपदा अधिकार के चलते कुछ अपने अधिकार ले लेता है कि इस दवा को और कोई कंपनी नहीं बना सकती है, या फिर जो भी फॉर्मूला इन्होंने इख्तियार किया है इस सिप्ला की एक दवाई को बनाने के लिए, उस दवा में और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता और उसको कोई भी उसको मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकता है। लेकिन ये अधिकार केवल और केवल 20 सालों के लिए मिलता है। अब 20 सालों के बाद क्या होता है कि ये अपने इसी अधिकार को फिर से सुनिश्चित करने के लिए इनमें थोड़े से बदलाव करते हैं, बहुत थोड़े से। मान लीजिए कि अगर इसमें 10 केमिकल मिल रहे हैं तो इनमें से किसी एक केमिकल में हल्का सा, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, ये ट्रांस फैटी एसिड होता है, ये सिस होता है, ये ट्रांस होता है, मतलब ऐसे कुछ भी जिसमें केवल स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, जिनका दवा के ऊपर कोई भी असर नहीं करना है, वो जिस हिसाब से काम करते थे वैसे ही काम करेंगे, कुछ नहीं हुआ है, बस कहने के लिए उन्होंने थोड़ा सा इसमें छेड़छाड़ कर दी है और फिर से अगले 20 साल के लिए ये बौद्धिक संपदा अधिकार से फिर से उसको अपना अधिकार ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि भारत जैसा देश है वो इस कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जिस हिसाब से जो प्रगतिशील देश होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो ऐसे क्षेत्रों में निवेश कर सकें। साथ ही साथ अगर वो क्या कर सकते हैं, डी इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं। डी इंजीनियरिंग का काम करने का क्या मतलब है कि जो भी दवाइयाँ हैं उनको तोड़ के देखेंगे कि उनमें कौन कौन से केमिकल्स मिले हैं और उसी मात्रा में केमिकल बना के वो फिर से वही दवाई बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार इनको गवाही नहीं देता ऐसा करने के लिए। 20 साल के बाद ऐसा करना चाहते हैं तो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इनको ऐसा करने नहीं दे रही हैं। तो जो ऐसे जो बिल्कुल गरीब देश हैं उनका भरण पोषण कैसे होगा? भरण पोषण इन द सेंस कि जब भी वो बीमार पड़ेंगे तो वो कौन सी दवाइयाँ खाएंगे? ये जो सिप्ला की एक मेडिसिन आती है वो मान लीजिए 25 रुपये की आती है और इसका जो भारत इसका ये दवाई सेम बना रहा है वो आपके 50 पैसे में बना देता है। ठीक है, मतलब इतना अंतर होता है। तो जो एक गरीब इंसान है वो इसी दवाई को तो खाना चाहेगा ना, वो 25 रुपये क्यों इन्वेस्ट करेगा? तो ये सारी परेशानियाँ भी बौद्धिक संपदा अधिकार के अंदर में होती है। फिर है व्यापार वार्ता। व्यापार वार्ता में आप समझ सकते हैं कि इतने सारे मीटिंग्स होते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक कॉम कासा एग्रीमेंट हुआ है यूएसए और इंडिया के अंदर में। साथ ही साथ और भी मिलिट्री से रिलेटेड बहुत सारी वो सारी बातें होती रहती विश्व युद्ध के लिए, कि 2-3 देश आपस में मिलके कुछ सैन्य क्या बोलते हैं उनको, शब्द मेरे दिमाग से निकल गया, मिलिट्री के लिए, मतलब वो एक साथ मिलके काम करते हैं ना, कि अगर कोई भी आपदा आती है तो साथ में वो लोग मिलजुट के मतलब एकजुट होके काम करेंगे।
तो वो व्यापार वार्ता उनके उनके बाहर भी, जैसे कि भारत बहुत सारे जगहों पे निवेश कर सकता है या फिर भारत में बहुत सारे लोग निवेश कर रहे हैं, तो उनके बीच में भी क्या नीतियाँ होनी चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, तो इन सब से भी कुछ परेशानियाँ अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता में आती ही आती है। तो ये मुद्दों पर हमने चर्चा कर लिया। बात करते हैं अब कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की, CSR। तो एक ये ऐसा व्यापक अवधारणा है जो कि स्वनियम व्यवसाय मॉडल है और किसी भी कंपनी को उसके सामाजिक रूप के जवाबदेही होने का मतलब वो प्रस्तुत करता है इनको, और चाहता है कि ये जो बड़े बड़े कंपनी हैं जो लोगों के माध्यम से बहुत सारे रुपए कमा रहे हैं, तो इन्हीं रुपयों को वो अपने ऊपर ना खर्च करके परोपकार की भावना से वो या तो जो भी उनके कंपनी में काम कर रहे हैं उनके या उनके परिवारजन के लिए, या तो सामान्यतः पूरे समाज के लिए वो पैसे अगर खर्च करते हैं और समाज के आर्थिक विकास में मदद कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, या फिर CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंग्रेजी में बोलते हैं इनको। तो ये जो भी काम करते हैं, ये इनका जो भी योगदान होता है, योगदान करने की प्रतिबद्धता है, और ये कार्यबल उनके अपने परिवार जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थानीय समुदाय की बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब उनके परिवारजन के भी फायदे में आ सकता है और साथ ही साथ पूरे समुदाय की भी बात हम कर सकते हैं। फिर बात आती है निगम से संबंधित शासन प्रणाली की। तो यह प्रणाली प्रक्रियाओं और सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में शासित है। यह नियम निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के बारे में है। तो बिल्कुल आसान सी बातें, कुछ समझाने का थे नहीं। चुनौतियों की बात करें कि क्या क्या चुनौतियाँ मिलती हैं। अस्पष्ट स्वामित्व की आपत्ति। सबसे पहले अगर आप किसी बड़ी कंपनी की बात करें, बड़ी कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और इनके अलावा कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि बहुत सारे लोग होंगे। तो ये सब इतने लोग हैं। तो अब अगर बात की जाए स्वामित्व की, तो इस कंपनी के ऊपर किसका स्वामित्व होगा, यही अस्पष्ट है। या तो बहुत जगहों पे आप देखते हैं कि सरकारी भी शेयर होल्डर होते हैं, बहुत जगह 51% होते हैं, कहीं कहीं 49% होते हैं, कहीं कहीं 25% होते हैं। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो चुनौती हमारे सामने आता है वो है कि स्वामित्व किसका रहे और किसके आधार पर ये पूरी की पूरी कंपनी चले। दूसरा, कमज़ोर नियोक्ता। अब जिस हिसाब से आप जैसे अभी बैंक की बात कर रहे हैं कि बैंक में जितने घपले हो रहे हैं, तो अभी सरकार और RBI ने मिलकर ये समझा है कि एक पूरे कंपनी को चलाने के लिए एक कुछ ऐसा संस्था बनाते हैं जो कि अलग अलग जगहों पर नियुक्ति करेगा। तो इसके पहले जो भी सरकारी अफसर या फिर जो जवाबदेही उनकी तय नहीं होती थी, उससे कमज़ोर नियोक्ता बन जाते थे, और वो जब जवाबदेही उनकी है ही नहीं, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, तो उसके चलते बहुत सारी चुनौतियां ऐसी कंपनियों को देखने को मिलती है। पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण का निम्न स्तर। जायज़ सी बात है, जब हम ऐसे नीतियों का निर्माण ही नहीं कर पाएंगे जिससे ये सुनिश्चित हो पाए कि स्वामित्व किसके अंदर में है, या तो कौन सा कार्य किसके अंदर में फलता फूलेगा, या फिर मतलब कौन सा कार्य किसके अंदर में आ रहा है, तो यहाँ पर पारदर्शिता तो है ही नहीं, और साथ ही साथ प्रकटीकरण की भी भावनाएं नहीं हैं। आयोग निदेशक मंडल की बात कर लीजिए आप, तो इसमें भी आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसा मंडल होना चाहिए जो कि कार्यरत हो किसी विशेष रूप के कार्य के लिए, लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो इतनी चुनौतियाँ हैं जो कि हमको ऐसे सामाजिक उत्तरदायित्व के हिसाब से बात करें या तो किसी भी शासन प्रणाली में हमको देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बहुत सारे उदाहरणों का मैंने इस्तेमाल किया है आज, जिससे कि आपको सारी बातें सही लगें और समझ में भी आ जाएं। एक बार इनको देखना ना भूलें जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको ये बताया था, पहला कि OECD के 12 सुझाव कैसे हैं। एक बार फिर से मैं इनको स्क्रॉल कर रहा हूँ आराम से, और आप इनको आराम से पढ़ लें। ये 12 पॉइंट्स हैं क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है आपके आंसर लिखने के लिए, और साथ ही साथ मतलब जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो इन 12 कारकों को आप लिख सकते हैं। और ये चूँकि OECD कंट्रीज़ के द्वारा दी गई हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि मतलब एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि आप कैसे किसी के सुझाए गए या फिर बात किए गए सुझावों को आप अपने उत्तर में प्रस्तुत कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आज आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे हम आपसे और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। मुझे लगता है कि अब एक यूनिट आपका और बचा रह जाता है, बाकी तो सारे ख़त्म हो गए। 2-3 लेक्चर्स और हैं, तो उनको भी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इतने इत्मीनान से और धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।